हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि यहाँ पर आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे आपका, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर क्या है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवंटित। पहले तत्व क्या है? तत्व जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से तत्व को पढ़ा था, जब आप पदार्थों को वर्गीकृत कर रहे थे, मैटर का क्लासिफिकेशन आपने देखा था। फिर आपने केमिकल क्लासिफिकेशन की बात की थी, वहां पर शुद्ध पदार्थ में आप आए थे जहां पर आपने तत्वों को पढ़ा था। तो तत्व था आपका जो भी एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, उसको आप तत्व कह रहे थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के तत्व यहाँ पर होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में तत्व खोजे गए। जब तत्वों की इतनी बड़ी संख्या हो गई तो अब आवश्यकता थी उनको स्टडी करने की, उनका अध्ययन करने की आवश्यकता थी। उनका अध्ययन करने के लिए आपको पता है कि जब सैकड़ों की संख्या में आपके पास तत्व हैं तो हर एक तत्व को हम एक एक करके पढ़ें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या किया गया? तत्वों में कुछ गुणधर्म देखे गए, उन गुणधर्मों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाना था, और इसी प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से उनको वर्गीकृत किया, उनकी क्लासिफिकेशन दी। ठीक है ना? तो क्लासिफाई किया जा रहा था तत्वों को, उनको एक क्रम में रखा जा रहा था, जिस क्रम में उनको क्या किया जाए? स्टडी किया जाए। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं डोबे-रायनर स्ट्राइड की। डोबे-रायनर ने एक ट्रिक दिया था जिसके बारे में उन्होंने बताया कि एलिमेंट जो है, तत्व हैं, उनको तीन तीन के ग्रुप में आप लोग रखेंगे, और किस प्रकार से ग्रुप का जो पहला और तीसरा आपका तत्व आएगा, उन दोनों का जब आप एवरेज निकालते हैं तो जो वो बीच वाला तत्व है उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और वो बीच वाले, ये किसकी बात की जा रही है? परमाणु के द्रव्यमानों की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से डोबे-रायनर ट्राइड डोबे-रायनर के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So Dobe-Reiner tried German chemist John Wolfgang Dobe-Reiner attempted to classify elements with similar properties into groups of 3 elements each. These groups were called triads. Okay, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। ठीक है ना? डोबे-रायनर ने अटेम्प्ट किया एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, और उन्होंने क्या किया? एक कोई ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को रखा, तीन तत्वों को रखा, ऐसे तीन तत्व जिनमें गुणों में समानता देखने को मिली। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण शुरू किया। दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड ट्राइड्स। ठीक है, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप था और ग्रुप को क्या कहा गया? ट्राइड कहा गया। डोबे-रायनर सजेस्टेड that in these triads the atomic mass of the element in the middle would be more or less equal to the mean of the atomic masses of the other two elements in the triad. ठीक है ना? ट्रायड में अब तीन आपके एलिमेंट होंगे, मैं मान लेती हूँ ए बी सी। ये आपका एक ट्रायड है और इसमें ए बी और सी आपके तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपके? ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि तत्व है। एक साइड हम इनके एटॉमिक मासेस ले लेते हैं। ओके, उन्होंने क्या बोला? ए और बी का जो एटॉमिक मास होगा, ए और सी का जो एटॉमिक मास होगा, और उन एटॉमिक मासेस का जो मीन आएगा वो बी के बराबर। समझ आया क्या कहा मैंने? सपोज इसका एक्स है, इसका जेड है, तो बी क्या है? सपोज बी वाई है, और ये इक्वल टू हो सकता है एक्स प्लस जेड बाई 2। क्लियर? मोर और लेस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बी का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? मिडिल में जो एलिमेंट रखा गया है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे तत्व के एटॉमिक मास के एवरेज जब आप निकालेंगे उसका, उसके बराबर होगा या उसके माध्य के बराबर होगा। क्लियर? An example of such a triad would be one containing lithium, sodium and potassium. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ट्राइड के अंदर आने वाले तत्व है, तीनों एक ट्रिक में आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं तीनों। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर? ये तीन तत्व है इसमें। द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.94। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.94। ओके,
एंड दैट ऑफ पोटेशियम इज 39.10। यहाँ पर 39.10 इतना एटॉमिक मास किसका है, पोटेशियम का है। द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ दिस चार्ट सोडियम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 22.99 अप्रॉक्स 23। ओके, सोडियम का कितना है 22.99 which is more or less equal to the mean of the atomic masses of lithium and potassium which is 23.0। क्या समझे, इन दोनों का एटॉमिक मास का जो हम मीन निकालेंगे वो लगभग इसके बराबर आएगा। यानी आपको क्या करना है 6.94 प्लस 39.10 डिवाइडेड बाय 2। ओके, जो कि किसके इक्वल आ रहा है 23.02 के आ रहा है 23.02। ये इसके बराबर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, मोर और लेस थोड़ा कम ज्यादा होगा। बाकी 22.99 को आप 23 मान सकते हो और 23.02 तो अप्रोक्स 23 है दोनों। तो यानी कि क्या कहा गया, डोबे-राइनर ट्रायड में, ट्रायड त्रिक जिसे कहा जा रहा है, दैट मींस 3 एलिमेंट है ग्रुप में, तीनों एलिमेंट में सिमिलैरिटीज हैं, प्रॉपर्टीज में समानताएं हैं, उनके गुणों में समानताएं हैं, यानी कि और क्या कहा गया कि उनका जो एटॉमिक मास है यानी परमाणु का द्रव्यमान है वो किस प्रकार से है, पहले और जो तीसरा तत्व है आपका, ठीक है 1 2 3 हम बोल रहे हैं, तो पहला और तीसरा तत्व इन दोनों के परमाणु के द्रव्यमानों का अगर माध्य निकाला जाता है तो वो लगभग मिडिल वाले एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होगा उसके बराबर। क्लियर, ये उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में देखा और इसी प्रकार से उन्होंने क्या किए, अलग अलग एलिमेंट्स के ट्राइड्स में, और एलिमेंट्स को क्या किया, अलग अलग ट्राइड्स में रखा। सो द लिमिटेशन ऑफ डोबे-राइनर्स ट्रायड। अच्छा, अब डोबे-राइनर ने क्लासिफिकेशन दे दी, कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दी, लेकिन उसमें कमियां क्या क्या रही थी। फर्स्ट है, ऑल द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम couldn't be classified into triads। उस समय में जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे, तत्व आपके खोजे जा चुके थे, उन सभी को ट्रायड्स में रखना पॉसिबल नहीं हो पाया, यानी सबको क्लासिफिकेशन में आप इंक्लूड नहीं कर पाए थे डोबे-राइनर। ओनली 4 ट्रायड वर मेंशन्ड। केवल यहाँ पर आपके 4 ट्रायड बन पाए थे, जिनमें से लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक था, दूसरा था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक था, सल्फर सेलियम टेलियम का आपका एक ट्रायड था। तो केवल आपके 4 ही ट्रायड बन पाए थे, और क्योंकि मैंने कहा कि सैकड़ों की संख्या में तत्व हैं तो सभी का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। ओके, इस प्रकार से आपको 3 ट्रायड यहाँ पर दिखाए गए हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम का पहला ट्रायड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का एक ट्रायड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक ट्रायड है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसके बारे में जल्दी से। चलिए, डोबे-राइनर का त्रिक का नियम, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, डोबे-राइनर के द्वारा दिया गया था। ओके, 1829 में जॉन डोबे-राइनर ने समान भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों वाले 3 तत्वों के समूह की ओर ध्यान
आकर्षित किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, समान गुणधर्म थे तीन तत्वों का एक समूह देखा, और ऐसा समूह जिसमें तीनों तत्वों के क्या है, जो गुणधर्म है वो समान है। ठीक है, और उनमें क्या पाया गया, उन्होंने पाया कि प्रत्येक त्रिक में, त्रिक यानी कि तीन तत्वों का समूह जो है, ट्रायड जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर है। ठीक है, साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म दोनों तत्वों के शेष, दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य पाए गए। ओके, तो इस प्रकार से ट्रायड में क्या क्या कहा गया, जब जॉन डोबेराइनर ने क्या स्टडी किया कि जो भी वहां पर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट में एक संबंध देखने को मिल रहा है, कौन से एलिमेंट जो जिनको उन्होंने ट्रायड के अंदर रखा। ठीक है ना, ट्रायड में त्रिक जिसे कहा गया उसमें तीन तत्वों को रखा गया, और उन तीन तत्वों में क्या है, वहां पर समानता देखने को मिल रही है उनके गुणधर्मों में, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, वो एक समान है, तीनों में लगभग समान है। इसके अतिरिक्त क्या है, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उन दोनों का अगर एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाला जाएगा तो वो अप्रॉक्स मिडिल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। ठीक है, साथ ही अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो दोनों की जो पहले और तीसरे की जो प्रॉपर्टीज है उनके ही बीच में सेकेंड वाले की प्रॉपर्टीज भी लाई करती है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने अपने ट्रायड के का जो रूल था या त्रिक का जो उनका सिद्धांत था उसमें कहा, और इस प्रकार से उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। लिमिटेशंस आपने यहाँ पर देखी, जिसमें क्या देखा हमने कि जो ट्रायड है वो बहुत ज्यादा एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाया, चार ही ट्रायड बना पाया वो मुश्किल से, जिसमें कि आपके बहुत कम एलिमेंट्स आए और जो बाकी के एलिमेंट्स थे उनके लिए स्थान नहीं रहा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से चूंकि हम लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं किसी भी चीज की, तो उसके बाद अगर फर्दर स्टडी हुई होगी और किसी ने क्लासिफिकेशन दी होगी, किसी का सिद्धांत आया होगा, किसी का रूल आया होगा, तो वो हम पढ़ते हैं। सेम यहाँ पर भी वही हुआ, डोबेराइनर का जब ये वाला क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं चला तो उसके बाद और कई सारे क्लासिफिकेशन आए, जिनमें से एक था आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव प्रिंसिपल या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जिसे आप कहते हैं अष्टक यानी आठ। तो जिस प्रकार से संगीत में आठ सुर होते हैं, सात सुर होते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी अपना अष्टक सिद्धांत दिया। ठीक है ना, जब आप संगीत के सात सुरों की बात करते हैं तो सात के बाद जो आठवां सुर आपका आता है वो पहले सुर के समान होता है। तो यहाँ पर न्यूलैंड ने भी यही कहा कि पहले तत्व के बाद सात तत्व आपके आएंगे और जो आठवां तत्व आएगा वो
पहले के समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से उन्होंने तत्वों को क्या किया, क्लासिफाई किया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद जो 8 आपका यहाँ पर एलिमेंट होगा वो सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जैसे लिथियम के समान कौन दिखाएगा, सोडियम। बेरिलियम के समान मैग्नीशियम। बोरोन के साथ एल्यूमिनियम। कार्बन, सिलिकॉन। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड अरेंज द 56 known element in increasing order of atomic mass in the year 1866। 1866 में न्यूलैंड ने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किए। यानी जिसका सबसे कम परमाणु का द्रव्यमान होगा उसे सबसे पहले लिखा गया, देन जिसका उससे अधिक है, इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता ही है, बढ़ते हुए क्रम में। और किसके बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने तत्वों को क्या किया, अरेंज किया। ही ऑब्जर्व्ड अ ट्रेंड where in every eighth element exhibited properties similar to the first। उन्होंने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में, ये आपका परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है, इसमें उन्होंने अरेंज कर दिया। और अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि एवरी एलिमेंट, प्रत्येक तत्व, जो जिसको हम पहला तत्व मान रहे हैं, उसके बाद जो 8वें नंबर का तत्व होगा, पहले और 8वें तत्व में क्या है, समानताएं देखने को मिल रही है। जैसे हमने उसको पहला बोला है लिथियम को, तो इसके बाद जो 8वां तत्व आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां तत्व कौन सा है, सोडियम। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में समानताएं देखने को मिल रही थी। बेरिलियम की बात की जाए तो अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। इसके बाद मैग्नीशियम के समान, इसके पास मैग्नीशियम के समान कुछ समानताएं देखने को मिल रही थी। बोरोन की बात करें तो ये एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इस प्रकार से पहली और पहले के बाद जो 8th एलिमेंट होगा आपका, इन दोनों में क्या हो रही है, सिमिलैरिटीज आ रही है। तो पहले और 8वें तत्व में समानता देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको ऑक्टेव प्रिंसिपल या अष्टक सिद्धांत कहा गया। ओके, चलिए, इस प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद क्या आता है आपका, फिर से सा आ जाता है। तो पहला और ये 8, ये दोनों में क्या है, समानता है। ठीक है ना, तो ये पहला था, पहले के बाद ये 8वां होगा, ये पहला है तो ये पहले के बाद 8वां होगा। ओके, अगर हम इसे पहला मान लेते हैं तो ये 8वां होगा। अठारह सौ 65-66 में न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, जिसमें उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि प्रथम तत्व के बाद 8वां
तत्व जो आएगा उसके गुण पहले तत्व के समान। ओके, और ये संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार के संगीत के 7 सुरों के बाद जो 8वां सुर होता है वो पहले वाले के समान हो जाता है, जो पहला सुर है उसके समान हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये नियम भी आपका न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। ओके, अब इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी। ओके, चलिए तो आज के सेशन में आज के सेशन में हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया अपना, जिसमें हम एलिमेंट को क्लासिफाई करना सीख रहे हैं, जहां पर हमने 2 रूल्स पढ़े, एक डोबेराइनर का ट्रायड पढ़ा और दूसरा हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल पढ़ा या न्यूलैंड्स ऑक्टेव प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। इसकी लिमिटेशंस आने वाले सेशन में देखेंगे। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग आने वाले सेशन में बात करेंगे। तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए